Assalamu alaikum dear friends. Welcome back to our YouTube channel J&K Ideal Academy. दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है उसके बारे में आप वीडियोस बनाएं। तो दोस्तों हमने पहले ही कुछ इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम सिलेबस दैट इज द सिलेबस ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। वो ये है कि जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स होने वाले हैं JKSSB की तरफ से, तो उसके रिलेटेड हमारी बुक जो है वो मार्केट में आ चुकी है, जिसका आप लोगों को बड़ी देर से इंतज़ार था। ये बुक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है एज फार एज द JKSSB एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन आर कंसर्न्ड। तो दोस्तों ये बुक जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के बड़े बड़े लीडिंग बुक शॉप्स जो हैं उनके पास अवेलेबल है, या आप इस बुक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.kashmirbookstore.com पे। वहाँ पे आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ये बुक ऑर्डर करने के बाद आपको कैश ऑन डिलीवरी देना पड़ेगा, तो ये बुक आपके घर पहुँच जाएगी। दोस्तों इस बुक की जो अहम खसूसियत है, जो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो ये है कि इस बुक में तमाम टॉपिक्स जो हैं वो उनको एक डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन किया गया है। और ये बुक जो है दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ JKSSB। जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए ये बुक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो वे रिकमेंड यू टू परचेज दिस बुक एंड ट्राई दिस बुक वंस एंड यू विल नेवर फॉरगेट द कंटेंट ऑफ दिस बुक। तो दोस्तों अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है ये इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नेशनल इनकम की हमने डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, इसकी डेफिनेशन और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल इनकम मेजर्स। लेकिन नेशनल इनकम के जो भी मेजर्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने से पहले फिर से हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, ताकि हम पहले ये डेफिनेशंस, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स अंडरस्टैंड करें। तो उसके बाद जो भी नेशनल इनकम के मेजर्स हैं, जो भी लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो डिस्कस करें। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनको अंडरस्टैंड करने के बाद हमें नेशनल इनकम मेजर्स अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, किसको एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट जो एक कंट्री का होता है, एक ऐसा शख्स जो एक कंट्री में रहता है फॉर एट लीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए जो भी शख्स किसी कंट्री में रहता है, किसी इकोनॉमी में रहता है, तो उस शख्स को कहा जाता है ये वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है। और इसके साथ साथ उस शख्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इट लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट को लेके हमें याद रखनी है। एक ये कि ये शख्स जो है ये 1 साल के लिए किसी कंट्री में रहता है, और दूसरी बात ये कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इसी कंट्री में लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि किसी शख्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी कंट्री में लाई करता है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करता है वो उसी कंट्री में कंडक्ट करता है। लाइक जो प्रोडक्शन होती है, उसकी कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सन किसी खास कंट्री में ये चीज़ें, ये ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करता है।
तो इसलिए उस शख्स की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इस कंट्री में लाई करती है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड की। नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसा शख्स होता है जो एक कंट्री में 1 साल के लिए रहता है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इसी कंट्री में लाई करता है, यानी जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, all these activities are carried out by that person in that very country where he resides for more than 1 year. So that person will be called as the normal resident of a country. अब यहां पे हमें दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है इनमें खाली हम पर्सन्स को इंक्लूड नहीं करते। नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट में खाली एक इंडिविजुअल इंक्लूड नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस में से एक्सक्लूड किया जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इनको छोड़ के बाकी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। एंड सेकेंडली, it is not necessary that normal resident of a country is also a citizen of that country. जब हम कहते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसा शख्स होता है जो किसी कंट्री में फॉर मोर देन 1 year रहता है, तो it does not mean that the person should also be a citizen of that country. This condition is not necessary. A person may be a normal resident of one country even without being the citizen of that country. सिटीजन होने के बगैर भी कोई शख्स किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहला सकता है, प्रोवाइडेड दैट ही resides in that country for 1 year and he has his economic interest in that country. ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पे। अब दूसरा जो है, दूसरी टर्म यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एरिया administered by a government within which persons, goods and capital can circulate freely. तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे जो एरिया विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, जहां पे किसी गवर्नमेंट का रूल होता है, ठीक है, और जहां पे गुड्स एंड कैपिटल या पर्सन सर्कुलेट फ्रीली होते हैं। ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, कैपिटल का फ्लो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का फ्लो होता है। तो ऑल दीज थिंग्स वेयर these things circulate freely, that area is known as a domestic territory. Now regarding this domestic territory, we have to remember the following things. यानी नीचे जो ये चीजें दी हुई हैं, ये चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टेरिटरी लाइंग विद इन द पोलिटिकल बॉर्डर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ए कंट्री। जो भी एरिया पॉलिटिकल बॉर्डर्स के अंदर अंदर होता है और इसमें टेरिटोरियल वाटर्स भी आते हैं कंट्री के, ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम रेजिडेंट्स ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री उनकी बात कर रहे थे। तो जो भी रेजिडेंट्स किसी कंट्री के हैं जो फॉरेन कंट्रीज में शिप्स ऑपरेट करते हैं, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं, तो उन शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। मिसाल के तौर पर प्लेन्स, अगर हम प्लेन्स की बात करें ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन इंग्लैंड एंड कनाडा, दीज प्लेन्स आर ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो प्लेन्स एयर इंडिया के इंग्लैंड और कनाडा के बीच में ऑपरेट करते हैं, उन प्लेन्स को हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से तीसरी चीज यह है कि एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जो एम्बेसीज हैं जो एस्टेब्लिश की गई हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फॉरेन कंट्रीज में एस्टेब्लिश्ड हैं, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन द यूएसए। So the Indian embassy located in the USA is also a part of domestic territory of India. So friends,
हमने दो चीजें डिस्कस की, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि जो भी मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम है उनको अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी हो। तो दोस्तों, डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज फार एज द कंसेप्ट्स एंड मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम आर कंसर्न्ड। So what is depreciation? The monetary value of an asset decreases over time due to use, wear and tear and obsolescence। देखिए, जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है वो वक्त गुजरने के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। उसका जो वैल्यू होता है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। किसकी वजह से? चाहे हम उस चीज़ को यूज़ करें, या वियर एंड टियर उसमें कोई खराबी आ जाए, या ऑब्सोलिसेंस यानी वो चीज़ अब रेलिवेंट नहीं रही हमारे लिए। तो ये चीज़ें जो है, इनकी वजह से जो कोई भी चीज़ हो, जो कोई भी एसेट हो, उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। तो इस मॉनेटरी वैल्यू के डिक्रीज होने को डेप्रिसिएशन हम कहते हैं। मशीनरी, इक्विपमेंट, करेंसी, these are some of the examples of assets that are likely to depreciate over a specific period of time। तो मशीनरी डेप्रिशिएट हो जाती है, इसका वैल्यू कम हो जाता है। इक्विपमेंट्स का वैल्यू कम हो जाता है, मॉनेटरी वैल्यू, या करेंसी का वैल्यू कभी कम, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये डेप्रिसिएशन के जुमरे में आती हैं। इनको डेप्रिसिएशन होती है, ये इन चीज़ों का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। And opposite of depreciation is appreciation, which is an increase in the value of an asset over a period of time। लेकिन कभी कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका वैल्यू दिन ब दिन इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक मिसाल लेंगे गोल्ड की। अगर गोल्ड की रेट आज 1 होगी, तो 1 साल के बाद अगर हम वही अमाउंट ऑफ गोल्ड सेल करेंगे तो उसकी रेट उस टाइम इंक्रीज हुई होगी। तो कुछ चीज़ें जो है उनमें एप्रिसिएशन आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड विद यूज और विद पैसेज ऑफ टाइम वो एप्रिशिएट हो जाते हैं। या इसी तरह से हम लैंड की बात करें तो इसका वैल्यू भी दिन ब दिन इंक्रीज होता है। तो जितना भी हम इसको यूज़ करें या जितना भी टाइम गुजरे, तो इनका वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हो जाता है। सो सम एसेट्स आर likely to depreciate, some assets are prone to depreciation, while as other assets are prone to appreciation। तो दोस्तों, ये था डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, ये हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नेशनल इनकम की, तो वहां पे हमने ये भी बोला था कि नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंक्लूड किया जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो व्हाट इज दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? एक्चुअली एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में जिनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, या जो भी अपनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो जो उनकी वहाँ की इनकम होती है, और जो भी फॉरेनर्स हमारी कंट्री में अपनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं, जो उनकी यहाँ पे इनकम होती है। तो ये दो इनकम्स का कंसेप्ट है। एक ये कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, और दूसरे वो जो फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और हमारी कंट्रीज में अपनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे कुछ इनकम्स अर्न करते हैं, और इन इनकम्स की डिफरेंस जो होती है, उस डिफरेंस को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड by the residents of India for rendering factor services in other countries। जो इंडिया के रेजिडेंट्स ने फॉरेन कंट्रीज में अपनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर करके जो इनकम कमाई है, और जो फैक्टर इनकम्स पेड टू द फॉरेन रेजिडेंट्स, जो फैक्टर इनकम्स फॉरेन रेजिडेंट्स को यहाँ पे इंडिया में पे की गई क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज यहाँ रेंडर की, जो इन दो इनकम्स का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कहते हैं हम
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस माइट बी समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। So this is also one of the major components of national income, and this is also a very important concept as far as the national income is concerned. इसके बाद बात करेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट आर फाइनल गुड्स? दोज गुड्स which remain within the boundary line of production and are not ready for use by their final users। तो वो गुड्स जो अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में ही रहते हैं और अभी वो कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, यानी फाइनल यूजर्स की कंजम्पशन के लिए अभी रेडी नहीं है, तो उन गुड्स को कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। सो दीज इंटरमीडिएट गुड्स आर combinedly used to produce final goods, and these goods may be used as raw material। अक्सर जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल जो होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स ही होते हैं जो भी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं इनकी बहुत बार सेल होती है, तो ये फर्म्स जो हैं ये इनको रीसेल भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग हो जाती है फिर। एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं इनमें आगे भी वैल्यू ऐड होता है, तो आगे भी वैल्यू ऐड होने की गुंजाइश होती है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो भी इन गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। एंड व्हाट आर फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेडी फॉर यूज होते हैं, जो इस्तेमाल करने के लिए रेडी होते हैं बाय देयर फाइनल यूजर्स। जो भी फाइनल यूजर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनके यूज के लिए ये गुड्स हमेशा तैयार रहते हैं, तो उनको कहा जाता है फाइनल गुड्स। दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो फाइनल गुड्स जो हैं इनको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, और इनको रीसेल भी नहीं किया जाता है। इसीलिए नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फाइनल गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। These goods are not resold by the firms for profit during the accounting year। एक ही साल में इनको 2 बार सेल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर इनको दूसरी बार सेल किया गया तो फिर ये सेकंड हैंड गुड्स बन जाएंगे, और सेकंड हैंड गुड्स का वैल्यू जो मॉनेटरी वैल्यू है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो फाइनल गुड जो है जो एक ही बार सेल किया जाता है उसी का वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। तो इनका वैल्यू एडिशन जो होता है फाइनल गुड्स का वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गया होता है, इसलिए इन फाइनल गुड्स को वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर, एंड दिस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। One more thing is there, friends. The intermediate goods are not included in the estimation of national product or national income। तो ये हमने पहले भी बताया कि नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने में, एस्टिमेट करने में इंटरमीडिएट गुड्स इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इंक्लूड किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। तो दोस्तों ये भी था एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, these were some important terms which we had to discuss before discussing about the various measures of national income. I hope you have understood all these concepts. So in the next lecture, inshallah, we'll be back
with the measures of national income, with the important measurements, with the important methods which are used to measure national income. Till then, take care and Allah Hafiz.